हेलो एवरीवन। बेटा, लास्ट क्लास में आप लोगों ने देखा था कि किस तरीके से जो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर है वो पूरी तरीके से डिपेंड करेगा कि करंट उसमें किस तरीके से फ्लो हो रहा है। आपको याद होगा मैंने एक थिन शीट का क्वेश्चन भी कराया था कि अगर एक दो अपोजिट किसी भी एक पेयर ऑफ अपोजिट फेसेस से अगर करंट जाएगा तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसी भी डायमेंशन से करंट जाए तो उसका रेजिस्टेंस हमेशा फिक्स ही हो। उसका रेजिस्टेंस इस बात पर डिपेंड करेगा कि किस तरीके का क्रॉस सेक्शन एरिया उस करंट को फॉलो करना पड़ रहा है। क्लियर हो रही बात? तो आज कुछ ना मैं शुरुआत करूँगा कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट से रेजिस्टेंस की, और फिर मैं कुछ अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशंस का अरेंजमेंट का मैं रेजिस्टेंसेस आपसे कैलकुलेट कराऊंगा। क्लियर है बात? तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं। तो कुछ कुछ ना बेसिक बेसिक सी बातें कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा कि जो रेजिस्टेंस होता है ये होता है एबिलिटी टू रेजिस्ट फ्लो ऑफ करंट। ठीक, अगर रेजिस्टेंस है इसको हम दिखाते हैं आर से। ठीक, इसी का ना रेसिप्रोकल एक चीज डिफाइन किया जाता है 1/r, जिसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टेंस। क्लियर है बात? अगर r की यूनिट ओम होती है तो कंडक्टेंस की यूनिट महो होती है। जस्ट इसका रिवर्स कर देते हैं। कंडक्टेंस को कई बार साइमंस भी कहा जाता है। क्लियर है बात? इसमें ओम को ऐसे दिखाया जाता है तो इसमें कई बार ओम इनवर्स करके दिखाया जाता है। ये हो गया एबिलिटी टू रेजिस्ट फ्लो ऑफ करंट। कंडक्टेंस होता है एक्सेप्टेंस ऑफ करंट थ्रू कंडक्टर। किस तरीके से करंट एक कंडक्टर में एक्सेप्ट होगा आगे फ्लो होने के लिए, उस एबिलिटी को कंडक्टेंस बोलेंगे। जैसे गुड मेटल जिसमें लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, उनका जो कंडक्टेंस होगा वो काफी ज्यादा हाई होगा। ये कई एग्जाम्स में ना स्टेटमेंट बना करके सवालों को पूछ लिया जाता है, तो इसीलिए कंप्लीशन के लिए मैं आज से लिखवा रहा हूं। बाकी ये कॉमन सेंस है कि हाँ, जिसकी कंडक्टेंस ज्यादा उसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे कि वो उतनी जल्दी करंट को उतनी आसानी से अपने अंदर से फ्लो होने देगा। क्लियर हो रही बात? और वो क्या होंगे? वो गुड मेटल्स होंगे। तो इंसुलेटर का उल्टा हो जाएगा कि लो नंबर मतलब देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्टेंस वेरी लो एंड रेजिस्टेंस वेरी हाई। अगर कंडक्टेंस किसी का हाई होता है तो उसी टाइम पर उसका रेजिस्टेंस लो होता है। सिंपल, क्योंकि ये रेसिप्रोकल रिलेशन है। इसका हमने रेसिप्रोकल ही तो लिया ना। हमने क्या किया? रेसिप्रोकल। मैं देख लो बेटा एक बार, कट तो नहीं रहा? हाँ, विजिबल है। क्लियर है बात? तो आर का अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें मिलेगी चीजें क्या? कंडक्टेंस। मोस्टली हम ना यही यूज करेंगे। वो सिर्फ कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं स्टेटमेंट वाइज के लिए, इसलिए मैंने आपको ये चीजें समझा दी। क्लियर है बात? ऐसे ही मैंने आपको बताया था कि आर ना दो चीजों पे डिपेंड करे, एक तो मटेरियल पे और एक उसकी ज्योमेट्री शेप साइज पे। तो मैंने एक नई चीज डिफाइन करी थी, हो गया था रेजिस्टिविटी। इसको क्या बोला था हमने? रेजिस्टिविटी बोला था। क्लियर है बात? रेजिस्टिविटी भी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है।
कहने का मतलब क्या हुआ इसका कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना तो रो भी बढ़ेगा। जब मैं रो को डिटेलिंग में पढ़ाऊंगा तो मैं इसमें जाऊंगा कि क्या फॉर्मूला होता है। फिलहाल हमें भी ये देखना है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रो बढ़ता है। तो इसके पीछे लॉजिक वही है कि टाउ कोलिजन टाइम घट जाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी घट जाती है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। वो मैं बात हम पिछले लेक्चर में भी कर चुके हैं। अगर आपको देखना होगा तो आप लोग लास्ट लेक्चर, इससे लास्ट वाला जो लेक्चर है ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रेजिस्टेंस वाला, उसको आप फॉलो कर सकते हो। वो चीज़ें आपको वहाँ पे और चीज़ समझ में आएंगी। क्लियर है बात? अब जिस तरीके से ये रो रेजिस्टिविटी है ना, रो क्या बोला मैंने, रेजिस्टिविटी, उसी तरीके से ना 1/रो एक चीज डिफाइन कर जाती है, इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी। इसको दिखाया जाता है सिग्मा से। क्लियर बात? जिस तरीके से रेजिस्टिविटी क्या करेगा, रेजिस्ट को दिखाएगा कि फ्लो ऑफ करंट कितना रुक रहा है कंडक्टर में, तो कंडक्टिविटी कंडक्टेंस को दिखाएगा। क्लियर हो रही बात कि आर किस चीज पे डिपेंड कर सकता है, रेजिस्टिविटी पे, तो कंडक्टेंस किस चीज पे डिपेंड करेगा, कंडक्टिविटी पे। कंडक्टेंस दिखाता है एक्सेप्टेंस ऑफ करंट थ्रू कंडक्टर, तो कंडक्टिविटी भी दिखाएगा एक्सेप्टेंस ऑफ करंट थ्रू कंडक्टर। रेजिस्टेंस दिखाता है रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस रेसिस्ट फ्लो ऑफ करंट, किस तरीके से करंट के फ्लो को रोकता है। और इसी में कांस्टेंट जो यूज होता है उसी को हमने रेजिस्टिविटी बोला। नाम से भी आपको बेटा समझ में आ रहा है रेजिस्टिविटी किस चीज से रिलेटेड है कि किसी भी ना यूनिट लेंथ के, किस यूनिट लेंथ के कंडक्टर में, किसी यूनिट लेंथ के कंडक्टर में और यूनिट क्रॉस सेक्शन वाले कंडक्टर में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वही रेजिस्टिविटी होता है। देखिए कैसे, अगर मैं इसी वाले फॉर्मूले में मैं अगर लेंथ की वैल्यू ना 1 रख दूं और क्रॉस सेक्शन एरिया की वैल्यू 1 रख दूं तो जो आर आएगा वही रो हो जाएगा। तो ऐसा कहा जाता है कि रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस फॉर द लेंथ ऑफ यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। कोई भी लेंथ ना यूनिट ले लो, 1 मीटर 1 सेंटीमीटर, यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ले लो 1 मिलीमीटर स्क्वायर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तब उस जो कंडक्टर का, उस वायर का जो भी रेजिस्टेंस होगा वही हमारा रेजिस्टिविटी के बराबर होगा। क्लियर होगी बात? अब इसमें जो चीज मैं आपको सिखाना चाहता हूँ ना वो सीखने वाली बात है ज्यादा जरूरी है। पहले आप इसे नोट कर लीजिए, मैं सर अब कर लूंगा अभी। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। चलिए, जैसे हमने देखा अभी कि R बराबर रो L बाय ए है। क्लियर है बात? इस फॉर्मूले में अगर देखिए, अगर कोई हमें बोले कि R और क्या होता है तो मैं बोलूंगा R V अपॉन में I भी होता है। और यही से हमें समझ में आई बात कि V क्या होता है, तो V वर्क डन अपॉन में चार्ज, V बाय क्यू वर्क डन मूविंग अ यूनिट कूलम चार्ज। क्लियर है बात? वर्क डन मूविंग अ यूनिट कूलम चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दोस पॉइंट। यही तो पढ़ा हमने अपनी बेसिक क्लासेस में। और ये आई यहाँ पे आ गया। इससे हमें ना, ये हमने किया क्यों, कोई अगर मेरे से पूछे ना डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, डायमेंशन आपको पता है ना, हम 7 फंडामेंटल चीजों में डील करते हैं, मास, लेंथ, टाइम, ये तो बेसिक 3 होते हैं। उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसको हम मोल में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में ज़्यादा यूज होगा। फिर टेम्परेचर, क्लियर है बात? कितने हो गए ये? 5 हो गए। उसके बाद
करंट, इलेक्ट्रिक करंट, डिटेल में लिखा जाए तो इलेक्ट्रिक करंट ही लिखना चाहिए हमेशा, इलेक्ट्रिक करंट। और सबसे लास्ट जो आपको यूज भी नहीं आएगा इतना, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये सारी होती है फंडामेंटल क्वांटिटी। इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। ये सारी क्या होती है? फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। नोट कर लीजिएगा इसे एक बार बेटा। इन्हें बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो डायमेंशन हमें रेजिस्टेंस की निकालनी है, तो इसी में से किसी एक की, किसी में मतलब हमें ऐसे कॉम्बिनेशंस ऑफ क्वांटिटीज चाहिए होती है इसकी पावर हम लगा दें तो हमें उस फिजिकल क्वांटिटी का सेंस मिल जाए। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, अगर मेरे से कोई पूछे ना वर्क डन की, वर्क डन का डायमेंशन क्या होता है, तो वर्क डन का पहले फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग। वो क्या होता है? फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं फोर्स को थोड़ा ध्यान से देखो तो ये क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को ऐसे दिखा देते हैं। तो अगर मास को बताऊं मैं, तो मास के लिए कैपिटल एम यूज होगा, इसकी पावर एक यूज होगी। एक्सेलरेशन क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर के लिए एल की पावर 1 पर सेकंड स्क्वायर टी की पावर -2, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट के लिए एक एल पावर और यूज हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी नापेंगे हम मीटर्स में ही। तो ये हमारे पास जो वर्क डन की जो डायमेंशन आ जाएगी वो आएगी एम की पावर 1, एल की पावर 2, टी की पावर -2। ये आपने बेसिक जब 11th स्टार्ट होता है बिल्कुल ही तभी पढ़ाया जाता है। अभी मैं उसको एज अ बेसिक यूज कर रहा हूँ फिलहाल इस सवाल को करने के लिए। डायमेंशन रेजिस्टेंस के लिए क्या करते हैं, तो यही साफ हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, जिससे हम एनी नंबर फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन निकालते हैं। मास के लिए हम ये यूज करते हैं, लेंथ के लिए, टाइम के लिए, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का, इसके लिए मोल होगा, और ये केल्विन होता है, ये इलेक्ट्रिक करंट एम्पेयर है। इस चैप्टर में यूज करेंगे, ल्यूमिनस इंटेंसिटी हम ज़्यादा कभी यूज ही नहीं करेंगे। क्लियर है बात? तो जैसे अभी मेरे को इस चीज़ को डिफाइन करना है कि इसकी डायमेंशन क्या होगी, तो आर क्या होता है? डब्ल्यू वर्क डन अपॉन में चार्ज इनटू में आई। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, तो मैं ऊपर लिखूंगा वर्क डन की डायमेंशन जो मेरे को मिल चुकी है, एम की पावर 1, एल की पावर 2, टी की पावर -2। चार्ज बेसिकली होगा क्या? करंट इनटू में टाइम। क्लियर है? करंट इनटू में टाइम। और आई क्या होगा? एक और बार करंट। तो इसकी जो नेट जो डायमेंशन आ जाएगी वो क्या आएगी? एम की पावर 1, एल की पावर 2, टी की पावर -3, क्योंकि एक डिवाइड में बेटा ऊपर जाएगा, और आई की पावर 2। यह आ गई बेटा रेजिस्टेंस की डायमेंशन। अगर कोई मेरे से पूछ ले डायमेंशन ऑफ कंडक्टेंस, कोई मेरे से पूछ ले डायमेंशन ऑफ कंडक्टेंस, तो मेरे को कंडक्टेंस पता है ये 1/r होता है। तो जो भी डायमेंशन r की होगी, जो भी डायमेंशन r की होगी उसी का मैं रेसिप्रोकेट कर दूंगा। देखिए कैसे, m की पावर r के लिए 1 थी तो 1/r के लिए -1 हो जाएगी। क्लियर हो रही ना बात बेटा? r के लिए पावर 1 थी तो इसको अगर 1/r के लिए दिखाना होगा तो पावर नीचे जाके -1 हो जाएगी। l के लिए 2 थी तो l के लिए -2 हो जाएगी। t के लिए -3 थी तो +3 हो जाएगी। साइन चेंज कर देंगे हम हर पावर का। क्लियर है बात? तो बेटा कंडक्टेंस का डायमेंशन क्या आ गया? ठीक ऐसे ही अगर मेरे से कोई पूछे कि ना रेजिस्टिविटी, तो अगर मैं रो का फॉर्मूला देखूं तो रो का फॉर्मूला मेरे को क्या मिलेगा? देखिए मेरे पास आर का फॉर्मूला क्या होता है? रो L/A। अगर मेरे को रो का फॉर्मूला देखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा? R × A/L। सिंपल। क्लियर है? पहले जो भी डायमेंशन आपको लिखना है ना उसका फॉर्मूला लिख लो। जैसे मेरे को आर का लिखना था, मैंने आर का फॉर्मूला लिख लिया। अब मेरे को
रो के बारे में बताना है, कमेंट करना है, तो मैं रो का फॉर्मूला बना लूँगा, बना लिया, जिसमें से मेरे को आर का डायमेंशन पता ही है, आर का डायमेंशन मेरे को पता ही है, तो मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ यहाँ बेटा, डायमेंशन ऑफ रेजिस्टिविटी। मैं इस चीज़ की बात कर रहा हूँ, डायमेंशन ऑफ रेजिस्टिविटी की। इसके लिए मैं क्या करूँगा, आर के डायमेंशन में एल की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि एरिया के लिए क्या होता है, लेंथ इंटू लेंथ होता है, तो एल की पावर 2, एक लेंथ नीचे भी है, एल से डिवाइड भी कर दूंगा। तो देखिए आर का जो डायमेंशन है वो क्या है, एम की पावर 1, एल की पावर 2, टी की पावर -3, आई की पावर 2। हो गया बेटा, आर के डायमेंशन मैंने यहाँ से यहाँ लिख दी, इसमें एरिया के डायमेंशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे लेंथ के डायमेंशन से। क्लियर है बात। अब देखिए ये है m की पावर 1, तो m की पावर 1 ही रहेगी, l की पावर 2, l की पावर 2, ये हो जाएगा 4 और 1 डिवाइड कर देंगे तो l की पावर 3, टाइम की पावर -3। क्लियर है बात, टाइम की पावर होगी -3। अब i की पावर 2। आई होप बेटा आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार मैं दोबारा से रिवाइज करा दूँ इस चीज़ों को, समराइज कर दूँ कि डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस मैंने कैसे निकाला, वर्क डन अपॉन में चार्ज इंटू में करंट, वर्क डन की यूनिट मैंने यहाँ से निकाली, डायमेंशन वर्क डन का मैंने यहाँ से निकाला। बेसिकली वर्क डन का डायमेंशन मैंने फॉर्मूले से ही तो निकाला था, पहले मैंने वर्क डन का फॉर्मूला लिखा, फिर मैंने हर फॉर्मूले में देखा ये कैसे यूज हो रहे हैं। मास एक बार यूज हो रहा है ये, एक्सेलरेशन एल टी -2, फिर डिस्प्लेसमेंट एक बार एल यूज हो रहा है। क्लियर है बात, ये मैंने लिख दिया वर्क डन। वर्क डन के बाद मैंने क्यू का डायमेंशन लिखा, क्यू क्या होता है, क्योंकि आई मेरा क्यू, बेटा कट रहा होगा ये, आई मेरा क्यू अपॉन में टाइम ही तो होता है, तो क्यू क्या हो जाएगा, आई इंटू टाइम। हमने बेसिक पहले क्लासेस में पढ़ा हुआ है ये। क्लियर है बात। तो जब हमने ये पढ़ा हुआ है तो आई इंटू टाइम हो जाएगा क्यू, और फिर एक आई इसके लिए मैंने इसको सॉल्व कर दिया। एक बार अगर आपको ये समझ में आ गया रेजिस्टेंस का कैसे आया, तो कंडक्टेंस का कुछ नहीं, पावर के साइन को चेंज कर देंगे बस हम। क्लियर है बात। और अगर एक बार आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो हमने फिर अगर रो के लिए हम अगर डायमेंशन लिख रहे हैं तो पहले हम रो का फॉर्मूला बनाएंगे, आर का हमने निकालना सीख ही लिया है, एरिया का एल की पावर 2, लेंथ का एल की पावर 1, सॉल्व करके आंसर। क्लियर है बात बेटा। इसमें मैं आपको एक ना होमवर्क भी देना चाहूँगा, आप ना डायमेंशन ऑफ कंडक्टिविटी लिख देना। कंडक्टिविटी क्या होता है, 1/ρ। ठीक है, नोट कर लीजिए बेटा इसे, कमेंट जरूर करिएगा जो भी मैंने अभी आपको होमवर्क दिया है। क्लियर है बात बेटा। चलिए आई होप बेटा आपको समझ में आ रही होंगी सारी चीजें। चलिए अब जैसे मैंने आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी के थ्रू ही मैंने एक इक्वेशन लेकर के आया था, जब मैंने आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ाया था कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V और I इक्वल टू V/R, यही था हमारे पास ओम्स लॉ। बट सिर्फ ये तरीका है ओम्स लॉ को देखने का। फिर मैंने यहाँ सबको डेफिनेशन भी लिखवा दिया, लॉ था जो भी था कि जो करंट होता है किसी भी कंडक्टर में, जो करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड पोटेंशियल की वजह से। तो बेटा लॉ का ना कोई प्रूफ नहीं होता है, लॉ एक्सपेरिमेंटल होता है। लैब में ये काम किया जीट साइमन ओम ने, उन्होंने हमको रिजल्ट ड्राइव करके दिया। फिर मैंने आपको ये बताया था कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। क्लियर बात, क्योंकि टेम्परेचर कोलिजन टाइम को डिस्टर्ब कर देगा, फिर जिससे कि आर कांस्टेंट नहीं रहेगा तो इक्वेशन फेल हो जाएगी।
बेसिकली ये फेल नहीं हो जाएगी, हमारा समझने का तरीका गलत है। जब उन्होंने बोल ही दिया कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है तो फिर हम कौन होता है टेम्परेचर को डिस्टर्ब करने वाले। क्लियर हो रही बात। तो I बराबर V अपॉन में R एक सही इक्वेशन है, बट इसको देखने का ना और तरीका है, और तरीका है ना, तो हम इसको बोलते हैं ना ऑल्टरनेट ओम्स लॉ। ओम का लॉ को देखने का एक अलग तरीका है। देखिए कैसे, बेसिकली ये बात ओम को तो पता ही थी, वो हम देख रहे अलग तरीके से। क्लियर है बात। आइए सीखते हैं उस चीज को। जैसे कि मान क्या लो, ऐसा ही होता है हमेशा कि एक ना वायर है, उस पर हमने यहाँ हाई पोटेंशियल लगाया, यहाँ लो पोटेंशियल लगाया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल थ्रू लो पोटेंशियल। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो हो रही है तो वो बराबर होती है V अपॉन में L के, अगर ये लेंथ हमारी L है। क्लियर हो रही बात। तो देखिए बेटा I बराबर, इसके अंदर अगर करंट I जा रहा है तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे करंट जाएगा, ये वैल्यू क्या है I है। ठीक है, तो I बराबर V अपॉन में R हमने लिख दिया, लगा दिया हमने ओम्स लॉ। पर V क्या है, E इंटू एल, और अभी हमने पढ़ा था कि R होता है हमारा रो L बाय ए। यहाँ मैंने क्या अप्लाई किया है कि हमारा R क्या होता है, रो L बाय ए। अभी अभी तो हमने पढ़ा था। क्लियर हो रही बात। तो मैंने उसी की वैल्यू यहाँ पे रख दी बस R की जगह पे। तो मैंने रो L नीचे लिख दिया, ए ऊपर चला गया, L से L कैंसिल हो जाएगा, और I बाय ए हमारी एक नई चीज बन जाती है जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, करंट डेंसिटी। क्लियर है बात। तो J बराबर I बाय ए, और I बाय की वैल्यू क्या आ जाएगी, E बाय रो। ठीक है, मैं इसको ऐसे लिखना चाहूंगा, J बराबर 1 बाय रो इंटू में E। कहने का मतलब क्या है, J बराबर सिग्मा इंटू डी। ये भी एक तरीका है लॉ को देखने का। या फिर अगर मैं सिग्मा को इधर भेजूँ तो 1 बाय सिग्मा हो जाएगा, जिससे मेरे को मिलेगा E बराबर रो इंटू में J, या तो J बराबर सिग्मा ई, या फिर E बराबर रो इंटू J। इसको और बेहतरीन तरीके से लिखना चाहे ना तो हमने ये कह सकते हैं कि जिस तरफ मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है करंट भी उधर ही जाएगा। क्लियर है बात। जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है इधर जा रही है, तो करंट भी इधर ही जा रहा है। तो जिधर करंट जा रहा है उधर ही क्या होती है, करंट डेंसिटी होती है। तभी तो मैंने बोला था कि करंट कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, पर उसकी डायरेक्शन जरूर होती है, और उसकी डायरेक्शन होती है वही जो कि करंट डेंसिटी की डायरेक्शन होती है, और करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम करंट डेंसिटी की हेल्प से करंट को वेरी नियर टू द वेक्टर की तरह ट्रीट कर सकते हैं, जिससे हमें और अच्छी डिटेलिंग मिलती है। यही कॉन्सेप्ट था करंट डेंसिटी को इंट्रोड्यूस करने का। मैं फिर आपको याद दिला दूँ ये बात। तो जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है उसी तरफ करंट की डायरेक्शन है, और जिस तरफ करंट की डायरेक्शन है उसी तरफ J की डायरेक्शन है। तो देखिए बेटा ये वेक्टर लॉ की तरह भी लग सकता है कि J वेक्टर वहीं होगा जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर होगा, और वैसे ही इसका उल्टा हो जाएगा। क्लियर हो रही बात बेटा। नोट कर लीजिए इसे। इसी को बोलते हैं ना ऑल्टरनेट व्यू ऑफ ओम्स लॉ। कि ओम्स लॉ इस तरीके से भी देखा जा सकता है। दोनों ही बेटा फॉर्मूले हैं, सवाल कभी आएगा तो अप्लाई कर देना, आंसर मिल जाएगा, सिंपल। क्लियर है बेटा। आई होप बेटा आपने नोट कर लिया होगा। चलिए, तो यही थी ना छोटी छोटी सी बातें थी, पर जो क्वेश्चन जो अच्छे से फ्रेम होते हैं ना वो इसी बात पे फ्रेम होते हैं कि रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना आना चाहिए बच्चों को। मैं फिर आपको याद दिला तो मैंने जो सवाल कराया था उसमें मैंने 3 अलग अलग दिए थे, एक मैंने होमवर्क भी दिया था, इसका मैंने आंसर भी आप लोगों को बता दिया था उसी समय। हमें ये देखना पड़ता है कि करंट किस लेंथ के थ्रू फ्लो कर रहा है।
और उसको कौन सा क्रॉस सेक्शन एरिया फॉलो करना पड़ रहा है। ठीक है, तो इसी बात पे एक छोटा सवाल और देखते हैं हम। क्वेश्चन है बेटा, फाइंड रेजिस्टेंस, हमें रेजिस्टेंस निकालना है। इस बार जो है ना क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, देखना कैसे। ये एक हॉलो सिलेंडर है, ये एक हॉलो सिलेंडर है, इसमें इस पूरे में मटेरियल है, बीच में से एक खोखला है, इस पूरे में ना मटेरियल है। क्लियर है बात? ये बीच में से बेटा खोखला है, मतलब कहने का क्या मतलब है, देखना ध्यान से। अगर मैं इसी कंडक्टर को ना, ये कंडक्टर ऐसा है, इसको मैं ऐसे यहाँ पे बना देता हूँ, देखो कैसे, ये कुछ ऐसा है, इस पूरे में मटेरियल फैला हुआ है। इसमें से अगर मैं इसकी वैल्यू बताऊँ ना, तो ये मेरा R1 हो गया, इसकी वैल्यू बताऊँ तो ये मेरा R2 हो गया, और ये जो मटेरियल की जो रेजिस्टिविटी है वो रो है। क्लियर हो गई बात? अब जो इसमें करंट जा रहा होगा वो बेटा इधर जा रहा होगा, और पूरे कंडक्टर में करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया होगा। अब देखिए, जब ये करंट ना जा रहा होगा ना, तो बीच में तो एक खोखली जगह होगी और सरफेस के बाहर से जा रहा, मतलब वो जो खोखली जगह है ना, होलो होलो जो पाइप है उसके साइड से जा रहा होगा। बट जब वो जा रहा होगा ना साइड से, अच्छा इसका जो लेंथ है, लेंथ भी दे देते हैं, वो क्या हो जाएगा L। ठीक है, क्वेश्चन अब खत्म हो गया है। अब मैं इसको सॉल्व करने का आइडिया देने जा रहा हूँ, देखो कैसे। ये हमारा क्या जा रहा होगा, करंट जा रहा होगा। अब जब करंट ना जा रहा होगा ना इस तार से, तो बीच में नहीं जा रहा होगा, साइड से जा रहा होगा, और हर जगह सेम एरिया फेस कर रहा होगा। वैसे अगर नॉर्मली सोचा जाए तो R क्या होता है, रो L/A। अगर इस सवाल में देखें ना, रो हर जगह फिक्स है, बेसिकली देखा जाए तो L भी फिक्स है। और अगर आपका दिमाग ना ये कह रहा हो कि एरिया बदल रहा है, तो बेटा मैं बता दूं कि एरिया भी नहीं बदल रहा है। देखो कैसे, जितना खोखलापन पूरे बीच में से खोखला है ना, इस R1 पूरी दूरी के लिए खोखला है, बाकी जगह तो सेम है। तो करंट जब यहाँ से भी अंदर जा रहा होगा, यहाँ से भी अंदर जा रहा होगा, तो सेम क्रॉस सेक्शन एरिया को फेस करना पड़ रहा होगा। क्लियर हो रही बात? जैसे मैं अगर आपको बताना चाहूँ कि देखो कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से करंट जब भी जा रहा होगा इसमें से जा रहा होगा, और ये जो थिकनेस है ये हर जगह से बराबर है, और ये थिकनेस कितनी होगी बेटा, R2 माइनस R1। तो इस थिकनेस तो हर जगह से बराबर है ना, तो उसको क्रॉस सेक्शन एरिया भी तो हर जगह से बराबर ही फेस करना पड़ रहा होगा। और वो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा कैसा, वो ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया होगा। और इसमें करंट जाएगा कैसे, इसमें करंट बेटा अंदर की तरफ जाएगा, और हर करंट को सेम क्रॉस सेक्शन एरिया फेस करना पड़ रहा होगा, ऐसे अंदर जा रहा होगा। ठीक है, अब देखिए, और जो एरिया होगा ना, इसका जो एरिया अगर मैं लिखूं तो यही तो एरिया फेस करना पड़ रहा होगा, और ये जो एरिया है वो क्या है, पाई इंटू में R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। सिंपल सी बात है। तो बेटा बहुत ही सिंपल, बहुत आसान। रो L कितना है, L ही है, डिवाइडेड बाय A की वैल्यू कितनी है, पाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। आंसर। देखने में सवाल बड़ा अजीब था, लग रहा था कि बहुत कठिन होगा, बट आसान है सवाल। क्लियर होगी बात बेटा? नोट कर लीजिए इसे बेटा।
एक और क्वेश्चन लेते हैं रेजिस्टेंस के ऊपर। फाइंड रेजिस्टेंस। बेटा मैं सेटअप बनाने जा रहा हूँ अभी। इस वाले सवाल में बेटा मटेरियल जो है ना वो यहाँ फैला हुआ है। मटेरियल जो है पूरे चारों तरफ फैला हुआ है। बीच में से ये बेटा हॉलो है, मैं लिख देता हूँ हॉलो। ये बेसिकली ना टू कोसेंट्रिक शेल है। एक को नंबर मैंने दे दिया 1, एक को नंबर दे दिया मैंने 2। अब इसमें जो पूछा हुआ है ना वो पूछा हुआ है ना रेजिस्टेंस बिटवीन शेल 1 to 2। कहने का मतलब क्या है इस सवाल में, देखना इसको मैं खुद ही सॉल्व कर दूंगा, इससे कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगी। फिर मैं आपको होमवर्क प्रॉब्लम दूंगा, आप वो ट्राई करना। देखिए जब भी बोला जाए ना कि किसी एक जगह से जैसे दूसरे जगह तक के बीच में रेजिस्टेंस दिया जाता है तो बेसिकली ना हमें ना सिर्फ उन्हीं दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एक करंट को भेजना है। 1 से लेकर के 2 के बीच में एक करंट को भेजना है, और करंट हमेशा हाई टू लो जाता है। ये हाई जाएगा क्यों? अगर ये बैटरी की हाई पोटेंशियल से कनेक्ट होगा और ये लो पोटेंशियल से कनेक्ट। कहने का मतलब क्या है ना, 1 इज कनेक्टेड टू हाई पोटेंशियल एंड 2 इज कनेक्टेड टू लो पोटेंशियल, तभी तो करंट बेटा ऐसे करके जाएगा। अच्छा अगर करंट यहाँ जाएगा तो ये पूरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो यहाँ से भी करंट जाएगा, यहाँ से भी करंट जाएगा, यहाँ से भी करंट जाएगा, यहाँ से भी जाएगा, ऐसे बेटा चारों तरफ करंट फैलेगा। अब अगर मैं सोचूं इसका आर लिखने को तो आर क्या होता है बेसिकली बेटा, जो 2 सेंटर सर्कल है इसका जो मटेरियल है वो अगेन रो ही है। अगर नहीं भी दिया तो भी एक मान लेंगे वैल्यू, सवाल सॉल्व करना है ना हमें तो। क्लियर हो रही बात? बाकी सवाल में ये रो दिया हुआ था। क्लियर बात? अब देखिए ये आर क्या है, आर होता है हमेशा रो एल बाय ए। क्लियर है बात? आर क्या होता है रो एल बाय ए। मैं तेरा ध्यान सोचू तो रो तो हर जगह फिक्स है, फिर अभी बिल्कुल इसी स्टेप में करेंगे सवाल को जैसा मैंने लास्ट वाला कराया। हमको ये इक्वेशन हमेशा लगानी है, फिर सोचना है क्या चीज़ फिक्स है क्या चीज़ बदल रही है। एल देखे तो एल भी फिक्स है बेटा इस वाले केस में, तो वो क्या हो जाएगा R2 माइनस R1। यही लेंथ तो फेस करना पड़ रहा है ना हमेशा करंट को, यही लेंथ फेस करना पड़ रहा है, यही लेंथ फेस करना पड़ रहा है, यही लेंथ फेस करना पड़ रहा है, करंट ऐसे ही जा रहा है। तो ये दूरी कितनी है R2 माइनस R1। क्लियर? R2 माइनस R1 बदल क्या रहा है तुम अगर बहुत ध्यान से देखो ना, जैसे ही करंट थोड़ा सा आगे बढ़ा ना, वो पहले छोटे से वो जो था ना, वो जो करंट था, करंट पहले निकल रहा था छोटे गोले से, जैसे ही आगे बढ़ा ना थोड़ा गोला बड़ा हो गया, फिर गोला और बड़ा हो गया, फिर गुब्बारे की तरह फूल गया। कहने का मतलब पता है क्या है, पहले जो करंट था वो 4 पाई R1 स्क्वायर से निकला। इस स्फेयर का जो एरिया होगा, इस स्फेयर का एरिया होगा, क्योंकि बेटा इस सर्कल नहीं है, ये शेल है, खोखला शेल है, ये पूरा गेंद है, चारों तरफ से मटेरियल है, इसमें बस बीच में खोखला है। सर्कल नहीं लिखा है मैंने, शेल लिखा है। तो ये पूरा का पूरा छोटा स्फेयर था। छोटा स्फेयर कितना था 4 पाई R1 स्क्वायर। यहाँ से करंट निकला, जैसे ही आगे बढ़ा ना उसको R1 प्लस और एक्स्ट्रा कुछ रेडियस फेस करना पड़ा, और एक्स्ट्रा रेडियस फेस करना पड़ा,
करते करते R2 तक फिक्स करना। जैसे ही वो थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है ना, एरिया चेंज हो जा रहा है, मतलब जैसे ही लेंथ में ट्रेवल कर रहा है वो एरिया चेंज हो जा रहा है, तो एरिया क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। और अगर अच्छे बात में बताऊँ ना मैं, तो एरिया ना फंक्शन ऑफ डिस्टेंस हो गया। जैसे करंट का डिस्टेंस बदल रहा है, मतलब लेंथ, करंट को ट्रैवल करने के लिए जैसे एल कुछ कवर करना पड़ रहा है, करंट इधर ट्रैवल कर रहा है, जैसे इधर बढ़ रहा है कुछ लेंथ ट्रैवल कर रहा है, वो एल की वैल्यू बन तो रही है रो एल वाली। कहने का मतलब कहना है जैसे ही एल थोड़ा सा बदल रहा है ना, ए चेंज हो जा रहा है। जैसे ही एल थोड़ा सा बदल रहा है, ए चेंज हो जा रहा है, तो फंक्शन ऑफ डिस्टेंस हो गया। ये गुब्बारे की तरह बेटा फूल रहा है, बड़ी बात। तो मैं अभी ये फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं लगा सकता, समझ में आ रही बात बेटा? बेटा इतना एक्स्ट्रा चीज़ों को नोट कर लो, मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ क्योंकि स्पेस नहीं बचा ना। अब मैं चीज़ों को सॉल्व करूँगा, और जब भी चीज़ें अपना वेरिएबल हो जाए, किसी का फंक्शन बन जाए, किसी का फंक्शन अगर कोई चीज़ बन जाए, तो जिस तरीके से मैंने करंट डेंसिटी को बताया था ना, करंट डेंसिटी क्या था, उसे फंक्शन ऑफ आर था, तो करंट डेंसिटी को मेरे को इंटीग्रेट करके निकालना पड़ा था। करंट नेट करंट हमने निकाला था। वैसे करंट डेंसिटी होता क्या था, जे इंटू में एरिया, बट जो जे था वो एरिया का फंक्शन हो गया था, मतलब आर का फंक्शन हो गया था। जैसे ही आर चेंज हो रहा था, करंट इधर जा रहा था, आर चेंज हो जा रहा था, कुल मिला के उसका एरिया चेंज हो जा रहा था। ठीक है ना? तो हमने जे को क्या किया था, इंटीग्रेट किया था। यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे ही करंट रहा है एक लेंथ को ट्रेवल कर रहा है, ए चेंज हो जा रहा है, तो चेंज क्या हो रहा है, ए चेंज हो रहा है। वहाँ क्या चेंज हो रहा था, जे चेंज हो रहा था। तो वहाँ किसको इंटीग्रेट किया था, जे को इंटीग्रेट किया था। तो यहाँ किसको इंटीग्रेट करूँगा, किसको इंटीग्रेट करूँगा बेटा, एरिया को इंटीग्रेट करूँगा। समझ में आ रही बात? देखो जब मैंने सवाल किया था करंट डेंसिटी वाला, उसमें जे ना वेरिएबल था, ये बेटा विजिबल तो होगा ना, एक बार चेक करें। हाँ विजिबल है। चलो वहाँ क्या था, जे वेरिएबल था, तो मैंने इंटीग्रेट किसको किया था, जे को किया था। यहाँ क्या वेरिएबल है, एरिया वेरिएबल है, तो यहाँ किसको इंटीग्रेट करूँगा, एरिया को। जो वेरिएबल होता है ना, जो चेंज हो रहा होता है, उसी को इंटीग्रेट करना हो रहा है, क्योंकि मैं सिंपली जोड़ नहीं सकता ना, एक के अंदर दो, दो के अंदर तीन, तीन के अंदर चार, जोड़ नहीं सकता। जो चीज़ वेरिएबल ग्रेजुअली होती है ना, उनके लिए क्या पढ़ते हैं, इंटीग्रेशन पढ़ते हैं। मैथ्स में प्रूव भी किया होगा ना, लिमिट ऑफ अ सम करके, क्या जरूरी बात। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, इंटीग्रेशन करते हैं। आइए, तो जब भी इंटीग्रेट करना पड़ता है, मैंने वहाँ भी क्या किया था, मैंने ये देखा था उसके अंदर, जैसे मैं आपको बात थोड़ी क्लियर कर दूँ कि ऐसे करके उसमें करंट डेंसिटी था, तो मैंने क्या किया था, मैं आर पे जाकर के ना एक रिंग काट ली थी। रिंग क्यों काटी थी, मैंने फिर आपको वो सोचने के लिए कहा था कि इतने डिस्टेंस के जब करंट ट्रेवल कर रहा है ना, तो जे की वैल्यू नहीं बदल रही है। जो जे था उसमें मेरे को अब भी याद है, ऐसा कुछ था। अगर वो जैसे ही करंट थोड़ा सा ट्रेवल कर रहा था ना इस रिंग में, तो मैं कह रहा था ये आर में कुछ ज़्यादा चेंज आया नहीं, तो जे चेंज हुआ नहीं। बट अब यहाँ मैं क्या करने वाला हूँ ना, देखिए करंट ना ऐसे आगे बढ़ रहा है, क्लियर है बात। तो मैं बेटा किसी भी एक्स दूरी पर जाऊंगा, ऐसे करके एक्स दूरी पर गया, मैं एक्स दूरी पर गया और एक ना dx विड्थ का मैंने रिंग सेलेक्ट कर लिया। बेटा dx विड्थ का ना, देखो बेटा फिजिबल है, हाँ फिजिबल। बेटा मैंने ना dx विड्थ का ना रिंग सेलेक्ट कर लिया, और ये रिंग नहीं है बेसिकली, ये शेल है। ये क्या है, एक एलिमेंटल शेल। याद होगा मैंने आपको बताया था करंट डेंसिटी पढ़ाते समय में कि पहले हम ना किसी भी बड़ी चीज़ को एक छोटे से टुकड़े में देख लेंगे, अगर वो चीज़ फंक्शन आ रही होगी, वेरिएबल हो रहा होगा। तो यहाँ पे तो ऐसा ही है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, एरिया चेंज हो रहा है इधर पढ़ते ही। तो मैंने क्या किया, मैंने छोटा सा, ये पूरा क्या है, पूरा का पूरा कंप्लीट सेल है, मैं इसका छोटा सा हिस्सा काट लिया, एलिमेंटल सेल बोल दिया मैंने इसे। ये सेल है, छोटा सा सेल है। अब
अभी जो मैं देखो ना करंट यहाँ से लेकर के यहाँ तक चल रहा था, तो इसका पूरा का पूरा एरिया बदल गया, R1 की वैल्यू चेंज होगी ना, बड़ी दूर तक चला गया तो R1 से R2 हो गया। बट ये जो है ना, ये मेरा dx है, ये मेरा वेरी स्मॉल एलिमेंट है, वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस। ये ठीक वही बात है जब मैंने करंट को स्टार्टिंग में डिफाइन किया था, मैं टाइम को कहाँ ले आया था, बहुत पास ले आया था दूसरे टाइम को, डेल्टा टी बहुत छोटा हो गया था। तो वैसे ये dx बहुत छोटा है। अगर dx छोटा, तो dx छोटा होने का मतलब क्या हुआ, dx छोटा होने का मतलब क्या हुआ है ना, जो करंट ना यहाँ से निकल रहा है और जो करंट यहाँ पहुंच रहा है, इन दोनों के एरिया में कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। थिकनेस इतनी कम है ना कि जैसे करंट निकला ना, मैंने वहीं पे dx एलिमेंट को मान लिया, तो करंट जितना यहाँ से निकला उतना ही वहीं तक ही वही एरिया फेस करना पड़ रहा है। मतलब अगर मैं इसका एरिया लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा, 4 पाई x प्लस में dx का होल स्क्वायर, और इसका एरिया क्या लिखना चाहूँगा, 4 पाई एक्स स्क्वायर। मैं क्या बोलूँगा ना कि x ना बहुत बड़ा है dx से, या फिर dx बहुत छोटा है x से, तो इसको नेगलेक्ट कर देंगे हम लोग। अगर इसको नेगलेक्ट कर देंगे तो यहाँ से वैल्यू 4 पाई एक्स स्क्वायर आ जाएगी, और वो तो इसी के बराबर हो जाएगा। बात हो रही है क्लियर बेटा? मैं अगर इसमें डिटेलिंग से लिख दूँ 4 पाई डी एक्स स्क्वायर, जहाँ पर मैं dx को नेगलेक्ट कर दूंगा, तो ये अगेन क्या आ जाएगा, 4 पाई एक्स स्क्वायर। जो एरिया बाहर वाले सेल का वही एरिया बाहर वाले अंदर वाले सेल का, तो इसके थ्रू कोई एरिया में चेंज आया ही नहीं। और मेरे को दिक्कत किससे हो रही थी, एरिया इज अ वेरिएबल से। तो जब मैं अगर इस अप्रोच को यूज करूंगा जिसमें मेरा ऊपर वाले सर्कल का भी इस स्फीयर का भी एरिया 4 पाई एक्स स्क्वायर आ गया, इस कंसीडरेशन के थ्रू, जहाँ पे dx इज वेरी वेरी स्मॉल, तो मैं इसको dx को 0 मान सकता हूँ, और अंदर वाले का भी एरिया 4 पाई एक्स स्क्वायर आ गया, तो दोनों का ही एरिया सेम आ गया, और मेरा एक छोटा सा सेल भी बन गया। मतलब इसमें जब भी अब करंट जा रहा है ना, तो अब इस करंट को एरिया चेंज का फेस करना ही नहीं पड़ रहा है, एरिया चेंज की प्रॉब्लम को फेस करना ही नहीं पड़ रहा है। बात हो रही है क्लियर? और अगर मैं इसका एरिया लिखूं ना, इसका एरिया लिखूं, तो देखो बेटा मैं क्या लिखूंगा, 4 पाई एक्स स्क्वायर। क्लियर है बात? क्योंकि बेटा इसका भी एरिया वही है, इसका भी एरिया वही है, तो इसका एरिया क्या लिखूंगा मैं, एलिमेंटल एरिया। अगर ये एक एलिमेंटल सेल है तो इसका ये एक एलिमेंटल एरिया है, जिसमें बाहर वाले का तो 4 पाई एक्स प्लस डी एक्स का होल स्क्वायर था, लेकिन dx को मैंने 0 कर दिया क्योंकि dx बहुत बहुत छोटा है x से, और अंदर वाले का तो 4 पाई एक्स स्क्वायर ही था। तो कुल मिलाकर के एरिया कितना बचा इस पूरे के पूरे एलिमेंटल सेल का, 4 पाई एक्स स्क्वायर। क्लियर हो रही बात? अब देखिए तुम लोगों को पता ही है बात कि r क्या होता है वैसे, रो l बाय a। मैं अगर ना, ये तो हो गया r इस पूरे के पूरे फिगर में, लेकिन अगर इस एलिमेंटल r की बात करूं तो मैं क्या करूंगा बेटा, dr लिखूंगा, क्योंकि ये कंप्लीट सेल था, इसका छोटा सा हिस्सा लिया गया, तो इस कंप्लीट r का छोटा सा हिस्सा ही तो आएगा, वो dr क्या आएगा, रो हर जगह सेम है। l, अब l क्या फेस करना पड़ रहा है, मैं पूरे का पूरे मैथमेटिकल इक्वेशन इस पे लगाऊंगा, इस i को l कितना फेस करना पड़ा, dx। बेटे dx ना एरिया कैलकुलेशन के दौरान नेगलेक्ट हुआ, लेंथ के लिए थोड़ी ना हो गया, लेंथ के लिए तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है उसका नेगलेक्ट करने के लिए, जितना लेंथ इसको ट्रैवल करना पड़ा dx तो करना पड़ा। मैं एरिया में कर सकता हूँ ना x प्लस dx में dx को नेगलेक्ट, लेकिन जब dx लेना ही है, एक ही लेंथ लेना है dx, तो फिर वो कितना भी छोटा हो कोई कंपेरिजन के लिए बचा ही नहीं, तो मैं उसे नेगलेक्ट कर ही नहीं सकता। क्लियर हो रही बात? तो बेटा रो dx और एरिया क्या हो गया इसका नीचे, 4 पाई एक्स स्क्वायर। अब अगर मेरे को r लिखना है तो वो मेरा इंटीग्रेशन ऑफ dr हो जाएगा, तो अगर इस तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो हम इधर भी इंटीग्रेट करेंगे, तो रो अपॉन में 4 पाई और इंटीग्रेट करेंगे हम dx अपॉन में एक्स स्क्वायर को, जिसमें जब मैं इस सरफेस पे हूँ तो ऑब्वियस सी बात है
लिमिट भी लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, वैसे तो जीरो से आर ही रहेगा, तो मैं इस डी आर को इंटीग्रेट करूँ तो आर माइनस जीरो आर रहेगा। लेकिन जब वैल्यू यहाँ पर है तो यहाँ पे वैल्यू क्या है, आर वन से लेकर के और फाइनली कहाँ तक गए, आर टू तक गए। क्लियर है बात बेटा? देखो बेटा कट तो नहीं रहा, वो नहीं कट रहा, ठीक है। चलो 4 रो अपॉन में 4 पाई 1/x² का इंटीग्रेशन माइनस का 1/x, लिमिट लगा देंगे हम लोग r1 से लेकर के r2 तक। तो हमारे पास जो r आ जाएगा, हमारा जो आंसर आएगा वो ये आएगा कि रो अपॉन में 4 पाई 1/r1 माइनस 1/r2। आई होप बेटा आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। यही हमारा आंसर होगा। अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आए, इसको दोबारा से रिवाइंड करके देखना जरूर। मैंने काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग करने की कोशिश करी है। मैं इसको पहले क्या चीज़ वेरिएबल है उसे बताने में मैंने मेहनत करी है पूरी एक्स्ट्रा, जो कि तुमको करनी चाहिए, तुमको समझ में आना चाहिए। और अगर आ गया होगा तो अच्छी बात है, तब तो आप स्पीड बढ़ा करके देख लेना। लेकिन नहीं आया होगा तो मैंने एक चीज़ों की डिटेलिंग करेगी, तब आपको पता चलेगा कि कौन सी चीज़ बदल रही है, कौन सी चीज़ नहीं बदल रही है, और अगर बदल रही है तो कौन सा एलिमेंट ले, कैसे एलिमेंट ले, कब रिंग ले और कब सेल ले, ठीक है ना। और अभी मैं इससे एक ना होमवर्क भी देने वाला हूँ आपको, जिसमें आपको समझ में आएगी चीज़ें और ज़्यादा। आप उसे अच्छे से ट्राई जरूर करना। क्लियर है बेटा? ये हमारा आंसर है। तो मैं यही कहना चाह रहा था कि अगर dx बहुत स्मॉल होगा तो इसका एरिया लगभग सेम ही रहेगा। वो एरिया कितना रहेगा, इतना। और हमारा l, इसमें कितना ट्रैवल किया करंट, dx हो जाएगा, क्योंकि l क्या होता है, जितना आई ट्रैवल करता है और जितना उसको एरिया लगना पड़ता है। एरिया तो उसको यही वाला लगना पड़ रहा है, आपका होगा ये वाला लगना पड़ रहा है। तो मैं कहूँगा दोनों सेम ही तो वैल्यू कर दी हमने 4π², तो आप कोई सा भी लीजिए। और यही तो हमारा आइडिया था कि उसको dx फेस करने में, dx तक जाने में एरिया चेंज ही नहीं हुआ, उसको dx तक जाने में एरिया चेंज ही नहीं हुआ, 4π² ही रह गया। पता है बेसिकली हमने करा क्या यहाँ पे, हमने ना लेंथ और ना एरिया को दूसरे का फंक्शन ही तो बना दिया ना। लेंथ को हमने डिफरेंशियल लेंथ के फॉर्म में लिख दिया, लेंथ को हमने डिफरेंशियल ऑफ एक्स के फॉर्म में लिख दिया, और एरिया को हमने एक्स के फॉर्म में लिख दिया। लेंथ को लिखा हमने डिफरेंशियल ऑफ एक्स, डिफरेंशियल ऑफ एक्स, और ए को लिखा हमने फंक्शन ऑफ एक्स, कुछ चीजों को नेगलेक्ट करके। तो इससे दोनों चीजें रिलेट होगी आपस में। जो हमको कंफ्यूजन क्रिएट करा था कि कैसे कैलकुलेट करें, जैसे उसको ट्रैवल कर रहा है उसका एरिया चेंज हो रहा है, तो अभी दोनों चीजें रिलेट होगी ना आपस में। अब जो मैंने चीजें आपको बताई है ना, उसको समझना और थोड़ा सा दिमाग अपना भी लगाना, तो आपको चीजें ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगी। इनफैक्ट याद ही नहीं रहेगी, आपको चीजें सच में समझ में आ जाएंगी। फिर आपको किसी की हेल्प की भी ज़्यादा जरूरत नहीं है, आप सवाल देखोगे और आप खुद ही समझ जाओगे कि कैसा एलिमेंट लेना चाहिए। क्लियर हो रही बात? आई होप बेटा आपने इसे नोट कर लिया होगा। मैं अब इससे एक होमवर्क का सवाल लिखने जा रहा हूँ, मैं उसे सॉल्व नहीं करूँगा, बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पे आप लोग सॉल्व करना। क्लियर है बात? तो आई होप बेटा ये जो क्वेश्चंस है ना रेजिस्टेंस के, एक दो तरीके के सवाल और बनते हैं, बट वो इतने ज़्यादा रिलेवेंट है नहीं। कभी टाइम मिलेगा तो मैं जरूर करा दूंगा। फिलहाल इसी आइडिया पे चलते हैं वो चीज़ें भी, ठीक है ना। आप लोग उसे ट्राई करना, कोई भी अगर डाउट आपको आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। क्लियर बात? बेटा क्वेश्चन लिख लीजिए। बेटा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि ये पूरा का पूरा ना मटेरियल है, पूरा का पूरा क्या है, मटेरियल। ये सेंटर है, ये जो दूरी है ना ये R2 है, इसकी जो रेडियस है ना वो B है, और इसकी जो रेडियस है वो A है। इसको मैं ऐसे बना देता हूँ, ज़्यादा आपको इजी रहेगा। देखिए
इसलिए बिठाया बेटा, उसमें ज्योमेट्रिकली कोऑर्डिनेट्स को समझाने में ना, या आप लोगों को सवाल करना, सवाल आंसर सेम ही आता उससे भी, लेकिन उससे ज्योमेट्री थोड़ी चेंज हो जाती है, स्लोप वगैरह लेने में थोड़ी दिक्कत होती है। फिलहाल आप मेरी बातों से इन्फ्लुएंस मत हो, आप अपना दिमाग जरूर लगाना, इस सवाल को पूरा सॉल्व करना। इसका रेडियस है बेटा ए, इसका रेडियस है बेटा बी, क्लियर बात। ये हमारी जो लेंथ है वो है पूरी की पूरी एल, इसका जो मटेरियल है वो है उसका रेजिस्टिविटी रो। ठीक है बेटा। इसमें करंट बेसिकली पूरा अंदर भरा हुआ है ये, और करंट इसमें ऐसे जा रहा है, तो आपको इसका रेजिस्टेंस बताना है। क्लियर बात बेटा, ये आपका होमवर्क है। क्लियर है बेटा, नोट करिए बेटा। इसका आंसर भी आपको बता दूं, इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर आएगा बेटा, आपको सॉल्व जरूर करना है, क्योंकि आप इससे कई चीज़ सीखोगे, और जो चीज़ आप सीख चुके हो ना वो चीज़ आप अप्लाई करना सीख जाओगे। ठीक है, बेसिकली मैं आपको बता दूं, हिंट दे दूं, इसमें एलिमेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि बेटा करंट तो ऐसा जा रहा है ना, तो करंट को पहले एक छोटा सर्कल देखना पड़ रहा है, वो आगे जा रहा है और बड़ा सर्कल देखना पड़ रहा है, थोड़ा और आगे जा रहा है और बड़ा सर्कल देखना पड़ रहा है। क्लियर हो रही बात। तो बेटा जैसे जैसे वो ट्रैवल कर रहा है ना, उसके सर्कल ना बड़े होते जा रहे हैं, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे देखना, उसको सर्कल ही बढ़ रहा है, लेकिन उस सर्कल का साइज ना बढ़ रहा है। जैसे ही वो थोड़ा सा लेंथ ट्रेवल कर रहा है ना, उसको बेसिकली बेटा ये ना रेडियस चेंज हो जा रहा है उसका, उस सर्कल का ना रेडियस चेंज हो रहा है। ये बेटा मैंने आपको हिंट दे दिया है। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा ना वो आएगा बेटा रो एल अपॉन में पाई ए इंटू बी, यह आंसर आएगा बेटा। ठीक है, तो आई होप बेटा आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। मैं फिर वही बोलूँगा, कीप थिंकिंग अबाउट ऑलवेज प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन एंड इट्स सॉल्यूशन। ठीक है ना, कि कैसे चीज़ों को और आसानी से समझा जाए, और आप जितनी मेहनत से पढ़ेंगे ना, आपको चीज़ें उतनी आसानी से समझ में आने लग जाएंगी। स्टार्टिंग में थोड़ा सा ना आपको, जैसे मैंने पढ़ा ना रेजिस्टेंस, स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा रेजिस्ट होगा आपका और एजुकेशन, आपका और आपके स्टडी टाइम के बीच में, लेकिन जैसे जैसे आप चीज़ें इसको कवर करेंगे ना, आपको खुद से मोटिवेशन खुद से ही आने लग जाएगा कि नहीं हमको चीज़ें पढ़नी ज़रूर है। क्लियर है बात बेटा। किसी भी चीज़ों को याद रखने के लिए ना आपको उसके डेप्थ तक ना जाना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल आप ना चीज़ों को रट करके ना थोड़े टाइम तक के लिए समझ सकते हैं, लेकिन अगर आप उस चीज़ों को समझ गए हमेशा के लिए, तो अगर आप थोड़ा सा भूलोगे भी ना एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम प्रेशर में, पीयर प्रेशर में, कभी भी आप अगर भूलोगे उन चीज़ों को, तो आप बहुत ही जल्दी ना रिकॉल कर लोगे, कहीं भी साइड में रफ में थोड़ा सा कैलकुलेट करके आप फॉर्मूला उसको समझ सकते हो। तो बेटा जो चीज़ें हैं ना वो ना कंसेप्चुअली आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो आई होप बेटा वो कंसेप्चुअली स्ट्रांग मैं आपको दे ही पा रहा हूँ। आई होप, मैं तो बेटा ऐसा होप करता हूँ। बाकी आप लोग अपना रिव्यू देना कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए बेटा पढ़ते रहिए, बस मैं कह रहा हूँ चीज़ें ज़रूर अच्छी होंगी। ठीक है, हिम्मत नहीं हारना है, मेहनत करते रहना है। एंड एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग।